हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं साइको फॉर यू। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने जो पेपर डिस्कस किया था तो वह फरवरी जो 2016 में पेपर हुआ था। ठीक है, तो वो हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने 15 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो जो इस वीडियो को मीन्स पहली बार देख रहा है तो वह मीन्स उसका अगर फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का देखना चाहता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से जाकर के आप फर्स्ट पार्ट भी इसका देख सकते हो। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो हमारे पास 16 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, तो इसमें कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू विगोस्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम। तो जो विगोस्की के अनुसार है वो लर्निंग हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो किससे नहीं अलग कर सकते? देखो, विगोस्की ने जो कंसेप्ट दिया था वो आपको पता होना चाहिए, उसका नाम था सोशल कल्चरल थ्योरी। ठीक है, तो सोशल कल्चरल थ्योरी किसने दी थी? विगोस्की ने दी थी। तो उन्होंने, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था किन चीज़ों पर जोर दिया था। देखो, सोशल सोसाइटी पर जोर दिया था, कल्चरल मीन्स कल्चर पर जोर दिया था। ठीक है, और लैंग्वेज भाषा मीन्स क्या करती है? विकास करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो सोशल इंटरेक्शन इन मीन्स इन चीज़ों पे जोर दिया था। तो ऑप्शन में उसी तरीके का ऑप्शन फाइंड करो जिसमें आपको सोशल या कल्चर या लैंग्वेज मीन्स इस तरीके का वर्ड मिल सकता है ना। तो इसमें हमारे पास अगर सेकंड ऑप्शन देखें तो इसमें कहा है इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट, तो जो कि सामाजिक संदर्भ है। ठीक है, तो इसको हम अलग नहीं कर सकते लर्निंग से। ठीक है, तो यही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ना ही तो हमने क्या लेना है, परसेप्शन लेना है, ना ही अटेंशन लेना है। ठीक है, और रीइंफोर्समेंट तो किसकी थ्योरी में यूज़ हुआ था? वी.एफ. स्किनर की थ्योरी में यूज़ हुआ था। ठीक है, और अगर रीइंफोर्समेंट थ्योरी की बात आए कि यह किसने दी है, ठीक है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, तो ये किसने दी थी? हल ने। ठीक है, तो ये हल थे, क्लार्क हल। तो उन्होंने रीइंफोर्समेंट की थ्योरी दी थी, लेकिन रीइंफोर्समेंट को एज ए स्टिमुलस किसने अपनी थ्योरी में यूज़ किया था? वो बी.एफ. स्किनर था। ठीक है, तो इसका जो अकॉर्डिंग टू विगोस्की हमारे पास राइट आंसर आएगा वो आएगा सेकंड ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है प्रोग्रेसिव एजुकेशन से रिलेटेड। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन से रिलेटेड आप याद रखोगे सबसे पहले कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसने दी थी। ठीक है, तो ये थे जॉन डीवी। ठीक है, तो जो प्रगतिशील शिक्षा है वो जॉन डीवी ने दी थी। तो यह किस तरीके की शिक्षा होती है, इसमें ये पूछा गया है। ठीक है, तो कहाँ है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन इंटेल्स दैट द क्लासरूम इज़। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जो क्लासरूम है वह किस तरीके का होना चाहिए? ठीक है, इन फुल कंट्रोल। देखो, इसमें आ गई है कि पूरे तरीके से कंट्रोल किया जाना चाहिए, है ना, टीचर के द्वारा। तो टीचर कभी भी कंट्रोल नहीं रख सकता क्लास में, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह टीचर सेंटर्ड अप्रोच को क्या करती है? रेफ़र करती है ये चीज़। ठीक है, तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच हमने यूज़ ही नहीं करनी है। तो इस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं अपनाना है जहाँ पे टीचर क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है पूरी कक्षा में। ठीक है, आगे सेकंड में देखो, नाम से ही पता चल गया। देखो, डेमोक्रेटिक वर्ड आ गया है ना। तो अगर आपने बॉर्मन की वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको लर्निंग स्टाइल करवाए थे बॉर्मन के और पेरेंटिंग स्टाइल आपको बताए थे, ठीक है, तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन और परमिसिव। ठीक है, अथॉरिटेटिव, ठीक है, एक तो अथॉरिटेटिव याद रखोगे आप, दूसरा होता है अथॉरिटेरियन, और तीसरा होता है परमिसिव। तो ये 3 लर्निंग स्टाइल है। अगर अथॉरिटेटिव की बात करें तो जो हमारे पास अथॉरिटेटिव है, ठीक है, तो यह किससे रिलेटेड है? यह है डेमोक्रेटिक से रिलेटेड। ठीक है, मींस अथॉरिटेटिव एक बेस्ट स्टाइल है लर्निंग का, जिसमें क्या है, टीचर एक फैसिलिटेटर का कार्य करता है। मींस टीचर क्या है, जहाँ पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को एक सही दिशा प्रोवाइड करते हैं और उनको सीखने में हेल्प करते हैं।
जो भी मीन्स कोई ना कोई क्लास में एक्टिविटी होती है तो टीचर बच्चों से क्या करेगा, सहमति लेगा कि हमने ये टॉपिक करना है या नहीं। मीन्स टीचर अपनी मर्जी नहीं करेगा कक्षा में, बच्चों से मीन्स जो सहमति होती है, बच्चों के जो विचार होते हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ें क्या करेगा टीचर, उनसे पता करेगा, बच्चों के विचारों को समझता है। ठीक है, तो ये अथॉरिटेटिव इन्वायरमेंट में आता है, जो कि चाइल्ड सेंटर्ड इन्वायरमेंट होता है, एक चाइल्ड सेंटर अप्रोच होती है। ठीक है, तो इसलिए अगर और अथॉरिटेरियन की बात करूं तो अथॉरिटेरियन एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, जिसमें सब कुछ जो डिसाइड किया जाता है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, टीचर के द्वारा। मीन्स पूरी प्रॉपर जो कक्षा है ना, तो उसमें बच्चों का सीटिंग अरेंजमेंट, बच्चों को क्या टीच करना है, कब टीच करना है, कैसे टीच करना है, ठीक है, और बच्चों को मीन्स कैसे डिसिप्लिन में रखना है, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा डिसाइड की जाएगी, ये टीचर के द्वारा डिसाइड की जाती है अथॉरिटेरियन में। ठीक है, और अगर परमिसिव की बात करें, जो थर्ड लर्निंग स्टाइल है, इसमें जो माता पिता या टीचर होता है वो क्या होते हैं, मीन्स पूरे तरीके से नरम प्रवृत्ति के होते हैं। मीन्स कोई भी मीन्स बच्चों पर किसी भी तरीके की पाबंदी नहीं लगाते, तो इसमें भी बच्चे ज़्यादातर क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। ठीक है, तो ना तो अथॉरिटेरियन जो सेकंड वाला है ये यूज़ करना है और ना ही परमिसिव यूज़ करना है, हमको कौन सा लेकर के चलना है, अथॉरिटेटिव। ठीक है, तो ये तो तीनों स्टाइल थे, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे सेकंड ऑप्शन की। देखो नाम से क्लियर हो गया, डेमोक्रेटिक। मीन्स डेमोक्रेटिव अब आपको पता है, जिसमें अगर देखा जाए तो कि हमको पूरे क्लास में अगर जो बच्चे बैठे होते हैं तो किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी टॉपिक में, ठीक है, किसी भी कार्य में उन बच्चों के जो विचार हैं, ठीक है, तो टीचर द्वारा उनको भी क्या किया जाएगा, सुना जाएगा अच्छे से। ठीक है, उनको समझा जाएगा। तो मीन्स पूरा डिस्कशन मेथड चलता है इसमें, बच्चे और टीचर जो एक इन्वायरमेंट होता है वो फ्रेंडली तरीके का इन्वायरमेंट होता है, टीचर और बच्चों के बीच एक गुड रिलेशनशिप होता है उनमें। ठीक है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। और अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो वही जो मैंने आपको पहले भी बताया था, अथॉरिटेरियन है ना, तो इस तरीके का तो हमने यूज़ ही नहीं करना है। ठीक है, तो अथॉरिटेरियन नाम से ही इसको क्या कर दो, इग्नोर कर दो, तो यह प्रोग्रेसिव एजुकेशन का हिस्सा नहीं हो सकता। और आगे हमारे पास जो लास्ट है, कह रहे हैं, तो इसमें कहा है कि यह सबके लिए क्या होता है, एक फ्री होता है, और टीचर क्या होता है इसमें, मीन्स इससे एब्सेंस होता है, मीन्स टीचर अनुपस्थित रहता है, टीचर का कोई रोल ही नहीं होता। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में टीचर पहली बात तो एब्सेंट नहीं रह सकता। ठीक है, तो टीचर का भी मुख्य भूमिका होती है, टीचर की भी बच्चों की हेल्प करने में एजुकेशन में, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन भी हम नहीं ले सकते, थर्ड भी हमने अथॉरिटेरियन के बेस पे इसको इग्नोर कर दिया, और फुल ऑफ कंट्रोल भी एक तरीके का अथॉरिटेरियन ही है, क्योंकि सारा कुछ जो कक्षा में कंट्रोल है वह टीचर के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सेकेंड ऑप्शन। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, तो इसमें क्या दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलुस्ट्रेट ए पर्सन विद लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो देखो बात की गई है इसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी की। तो जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी होती है, अगर आपने इंटेलिजेंसी में, ठीक है, होवार्ड गार्डनर के द्वारा दी गई जो थ्योरी है जिसका नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंसी। ठीक है, तो यदि आपने मल्टीपल इंटेलिजेंसी का कॉन्सेप्ट दिया है, तो उन्होंने अपनी थ्योरी में जो योग्यताएं बताई थी, तो उसमें से एक आती है हमारे पास लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी। तो जिसमें किसी भी व्यक्ति के पास जायज़ योग्यता होती है कि वह भाषाई जो शब्द होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, ठीक है, तो मीन्स उसको अच्छे तरीके से समझ सकता है, उनका अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो यह जो राइटर होते हैं, जो पोइट होते हैं, ठीक है, तो उनमें यह इंटेलिजेंसी लगभग पाई जाती है। जैसे एंकर होते हैं, उनमें भी ये इंटेलिजेंसी पाई जाती है। ठीक है, तो मीन्स प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करने में क्या होते हैं, योग्य होते हैं, एक प्रॉपर तरीके का लेक्चर देने में योग्य होते हैं इस लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी में व्यक्ति। ठीक है, तो
इसमें हमारे पास फर्स्ट कहा गया है द एबिलिटी टू हैंडल लॉन्ग चेंज ऑफ रीजनिंग। देखो इसमें बात आ गई रीजनिंग की, कि जो कि रीजनिंग की चेन होती है ना, तो वो लंबी चेन की बात कर रहे हैं, मीन्स लंबी श्रृंखलाओं की बात कर रहे हैं। रीजनिंग की मीन्स तर्क करने की जो एक चेन बना रहे हैं इसमें, है ना। तो जो रीजनिंग की बात करूँ, तर्क करना होता है ज़्यादातर मैथ में, है ना। तो ये तो किससे रिलेट हो गया, ये तो मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी से रिलेट हो गया, सो हम फर्स्ट नहीं लेंगे। सेकंड में कहा है सेंसिटिविटी टू द मीनिंग एंड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एंड द वेरिएड यूज ऑफ। देखो इसमें अब लैंग्वेज की बात आ गई, और लैंग्वेज के बारे में ही मैंने आपको बताया था, क्योंकि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी एक लैंग्वेज के प्रति जो भी उसके वर्ड्स हैं, जो भी उसके अलग अलग सेंटेंस हैं, मीनिंग है ना, तो उनका एक मीनिंग क्लियर करना और उनकी एक समझ, ठीक है। तो ये किस में योग्यता आती है, ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी में आती है। राइट आंसर हमारे पास सेकेंड आएगा। लेकिन अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो इसमें कहा है सेंसिटिविटी टू पिच, मेलोडी और टोन। तो अगर मेलोडी की बात करूं तो यह किस में होती है, म्यूज़िक में होती है। तो यह किससे रिलेटेड होगी, म्यूज़िकल इंटेलिजेंसी से रिलेटेड होगी। और फोर्थ में द एबिलिटी टू नोटिस एंड मेक डिस्टिंक्शन अमंग अदर। देखो दूसरों के बीच क्या करना, दूसरों के बीच एक अंतर कर सकने की जो योग्यता होती है और उनको नोटिस करने की जो योग्यता होती है। तो ये अगर मैं दूसरों की बात करूं कि दूसरों के बारे में जब हम सोच विचार कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं ना, तो यह क्या होता है, यह होता है इंटरपर्सनल, ठीक है। तो दो चीज़ें होती थी, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। तो इंटरपर्सनल किससे रिलेटेड होगी, दूसरों से रिलेटेड, अदर से, और इंट्रापर्सनल किससे रिलेटेड होगी, सेल्फ से रिलेटेड, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शन थे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी से रिलेटेड, जो सेकंड ऑप्शन है ये आएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास राइट आंसर सेकंड है। आगे क्वेश्चन नंबर 19, तो इसमें क्या कह रहे हैं है कि लैंग्वेज दैश, तो जो एक भाषा है वह क्या है, तो कहा है लैंग्वेज दैश थॉट प्रोसेस, तो मीन्स थॉट प्रोसेस कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है, कि जो कि थॉट प्रोसेस है इसको डिटरमाइन नहीं करती। तो देखो भाषा तो विचारों को डिटरमाइन करती है ना, विचारों का निर्धारण कर सकती है। तो इसलिए फर्स्ट में कहा है नहीं, तो यह हम नहीं लेंगे, ठीक है। आगे कहा है डज नॉट, तो देखो इसमें भी डज नॉट आ गया कि यह उसको इन्फ्लुएंस नहीं करती, प्रभावित नहीं करती, किसको, थॉट प्रोसेस को। तो यह भी गलत हो गया, थॉट प्रोसेस को प्रभावित करती है। आगे थर्ड में कहा है टोटली गवर्न्स और, तो मीन्स जो हमारी थॉट प्रोसेस है, ठीक है, तो वह पूरे तरीके से क्या होती है, देखो गवर्न्स होती है, मीन्स इन्होंने कहा है कंट्रोल होती है, नियंत्रण होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हम ले सकते हैं कि हमारी विचार प्रक्रिया को पूरे तरीके से यह क्या करती है, लैंग्वेज कंट्रोल करती है। लेकिन फोर्थ देख लेते हैं, तो इसमें कहा है कि हमारे विचार प्रक्रिया को, जो कि हमारी थॉट प्रोसेस है, इसको प्रभावित करती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो आएगा फोर्थ ऑप्शन, ना कि थर्ड। क्योंकि अगर हम थर्ड को चूज़ करते हैं तो थर्ड को ध्यान से समझने पे हमें पता चलता है कि यह हमारे जो मीन्स थॉट प्रोसेस है उस पर कंट्रोल कर रही है। कंट्रोल करना मीन्स वो कंट्रोल करना मीन्स उस पर नियंत्रण कर लिया है कि वो फिर सामने नहीं आ सकते हैं ना। तो जो हमारे विचार हैं, ठीक है, तो वो जब उस पर नियंत्रण ही हो गया है तो वह सामने कैसे आएंगे, ठीक है। तो उन विचारों को हम एक्सप्रेस कर कैसे पाएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे विचार ही एक तरीके की भाषा ही होती है। बस जस्ट फ़र्क इतना होता है कि वह हमारे माइंड में चल रही होती है, कि हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते एट ए टाइम, जब हमारे माइंड में चल रही होती है, ठीक है, जो भी मीन्स विचार है, लेकिन होती तो एक तरीके की भाषा ही है। तो इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि भाषा हमारे विचारों पर क्या लगा देती है, कि एक तरीके का नियंत्रण लगा देती है, ठीक है। तो थर्ड नहीं होगा, इसलिए हमारे पास इसका राइट आंसर फोर्थ ही होगा कि यह हमारे जो थॉट प्रोसेस है इसको प्रभावित करती है, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें कह रहे हैं, तो इसमें हमारे पास क्या दिया गया है कि एक टेक्स्ट बुक है, कौन सी क्लास की, क्लास 8th की, है ना। तो उसमें कुछ चित्र दिए गए हैं और चित्र में क्या प्रदर्शित किया गया है, शो क्या किया गया है कि जो एक वूमन है ना, तो वो एज ए टीचर एंड मेड, तो वो एक मीन्स घरेलू कार्य करने वाली और एक टीचर के रूप में, मीन्स वूमन को तो टीचर के रूप में शो किया गया है और घरेलू काम करने वाली के रूप में शो किया गया है। मीन्स किताबों में जो चित्र बने हैं, तो जो महिलाएं
मीन्स जो महिलाओं के चित्र बने हैं, है ना, पिक्चर्स छपी हुई हैं, तो उसमें मीन्स ज़्यादातर उनको क्या शो किया गया है कि या तो ये टीचर हो सकते हैं या ये घरेलू काम करने वाली हो सकती हैं। और आगे कहा गया है इसमें कि जबकि जो मैन है, ठीक है, जो आदमी है, उनको मीन्स जो शो किया गया है पिक्चर में वो एज ए डॉक्टर शो किया गया है और पायलट शो किया गया है। तो मीन्स जो इस तरीके का जो उसमें चित्रों का वर्णन किया गया है एक मेल और फीमेल के प्रति, फीमेल को टीचर के रूप में शो किया है और मेड के रूप में शो किया है। ऐसे ही जो मेल है उसको मीन्स डॉक्टर के रूप में और पायलट के रूप में शो किया है। सो जो यह मीन्स चित्र दिए गए हैं, पिक्चर्स दिए गए हैं, यह किसको प्रमोट करती है? यह जेंडर एम्पावरमेंट को प्रयोग करती है। देखो सशक्तिकरण तो होता नहीं, अगर आपको जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो ये चीज़ आप याद रखना, उसका ज़्यादातर सही कौन सा हो सकता है, मीन्स 90% चांस होते हैं उसके सही होने के, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। क्योंकि लड़के और लड़की के बारे में हमारे मीन्स कुछ एटीट्यूड दिए होते हैं, या तो वो एटीट्यूड किसी क्लासरूम के हो सकते हैं, किसी टीचर के हो सकते हैं, किसी हम ये कह सकते हैं स्कूल के हो सकते हैं, या फिर किसी किताब के हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो किताब है तो उन किताबों में जो भी पिक्चर्स वगैरह मेंशन की गई हैं और फीमेल और मेल को लेकर के, तो उसमें उनके अलग अलग मीन्स कुछ पिक्चर्स में शो किया गया है वुमन को टीचर के रूप में और मैन को मीन्स डॉक्टर के रूप में, ठीक है। तो यह किसको बढ़ावा देती है? यह रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देती है, स्टीरियोटाइपिंग को। मीन्स ये एक समाज की ऐसी सोच है मीन्स जो पुराने रीति रिवाज जिसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। हमारी जो क्लासिकल थिंकिंग है, जो हमारी पुरानी सोच है, ठीक है, जो कि हम ये कह सकते हैं जो कि सही नहीं होती हमारी सोच, ठीक है, तो वो चीज़ें इसमें शामिल हो जाती है स्टीरियोटाइपिंग में, जिसमें लड़के और लड़की या मेल और फीमेल को अलग अलग शो किया होता है ना। तो वही बात यहाँ पे सामने आ रही है कि जो पिक्चर्स दी गई हैं उसमें लड़के और लड़की को अलग अलग शो किया गया है, वुमन और मैन को अलग अलग शो किया गया है कि वुमन बस सिर्फ टीचर ही हो सकती हैं या घर का काम करने वाली ही हो सकती हैं, वो कभी डॉक्टर नहीं हो सकती, क्योंकि डॉक्टर के लिए उन्होंने कौन सी पिक्चर दे दी? मैन की पिक्चर दे दी। तो होप के ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो इसका ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ही आएगा कि वो जो पिक्चर्स यूज़ हुई हैं वो किसको बढ़ावा देती हैं, वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को प्रमोट करती है। लेकिन हमने ये चीज़ मीन्स इसको प्रमोट नहीं करना है, हमने जेंडर में मेल और फीमेल को क्या रखना है, मीन्स इक्वल सिचुएशन में रखना है, उनको समानता ही देनी है, ठीक है। तो उनको समानता देनी है, दोनों को समान सिचुएशन में रखना है, मेल और फीमेल को। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में हमारे पास क्या कह रहे हैं? देयर आर वास्ट डिफरेंस अमंग द स्टूडेंट, की कह रहे हैं स्टूडेंट के बीच बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, उनमें अंतर पाए जाते हैं, ठीक है। तो आगे कहा है कि ये जो डिफरेंस है तो इनमें से अ टीचर नीड्स टू बी सेंसिटिव, तो टीचर को मीन्स किसके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कहा है, ये ऑप्शन नहीं है, ये जस्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन हमारे पास आगे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा है डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कॉग्निटिव कैपेबिलिटी और लर्निंग स्टाइल, लर्निंग लेवल। तो इसमें कहा है कि जो कॉग्निटिव कैपेबिलिटी है और लर्निंग के लेवल हैं जो, ठीक है, तो उस पर मीन्स टीचर को ज़्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा, उसके प्रति ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है। या टीचर को जो बच्चे की जो डाइवर्सिटी में कहा गया है कि जो बच्चे की भाषा है, कास्ट है, जेंडर है, रिलीजन है, कम्युनिटी है, या उसके प्रति ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा। देखो एक टीचर का काम होता है कि बच्चों को कैसे सिखाना है और उसका जो संज्ञानात्मक विकास है उसको कैसे मीन्स उसका कैसे करना है ना, जो संज्ञानात्मक विकास है। तो इसलिए टीचर मेन किसके प्रति ज़्यादा अवेयर होगा? उसकी जाति को छोड़ करके, उसके जेंडर को छोड़ करके, वो सिर्फ डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कॉग्निटिव कैपेबिलिटी एंड लर्निंग लेवल पर ही उसका ज़्यादा वो उसके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये वन स्टेटमेंट है जो वो सही है। सो इसका जो राइट आंसर आएगा इसमें हमारे पास ओनली वन। आगे हमारे पास नेक्स्ट है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, केवल जो कि देखो ओनली जो कि पेपर पेंसिल है ना, तो पेपर पेंसिल टेस्ट में जो हम असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं, तो मीन्स किसके द्वारा? पेपर पेंसिल टेस्ट के द्वारा। तो यह हॉलिस्टिक असेसमेंट को अप्रोच करता है। देखो जहाँ पे हॉलिस्टिक आपको वर्ड मिले, इसका मतलब होता है कि इसका मतलब होता है समग्र,
ठीक है। और समग्र मीन्स सारा, ओवरऑल हम इसको बोल सकते हैं, सिंपल सा मीन्स वो हर एक चीज़ शामिल होनी चाहिए। तो हॉलिस्टिक अप्रोच में हम ये कह सकते हैं, अगर आपने CCE सुना है, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यू इवैल्यूएशन, है ना, तो उसमें जो कॉम्प्रिहेंसिव है वो भी इसको ही रेफ़र करता है, हॉलिस्टिक को, ठीक है। लेकिन सिर्फ बात की गई है कैसे टेस्ट की, पेपर पेंसिल टेस्ट की। तो बच्चा ज़्यादातर उसमें जस्ट क्या कर सकता है, लिख सकता है ना, कि एक पेपर पर अपने पेंसिल की सहायता से ज़्यादातर जो भी टेस्ट लिया जा रहा है उसके बारे में लिख सकता है। तो इसमें बच्चे का हर एक चीज़ को नहीं जांचा जाएगा। तो हॉलिस्टिक अप्रोच का असेसमेंट का मतलब है कि उसके हर पहलू को जांचना, जैसे कि उसकी इंटेलिजेंसी कितनी है, वो कितना अच्छे तरीके से बोल सकता है। तो लेकिन पेपर पेंसिल में बोलना, जो उसका स्पीकिंग स्किल है उसको नहीं जज किया जाएगा, उसके लिसनिंग स्किल को नहीं जज किया जाएगा, क्योंकि पेपर पेंसिल में वो राइटिंग का यूज़ कर सकता है, तो जस्ट राइटिंग को जज किया जा सकता है ना। और वो मीन्स कितने नंबर ले जा सकता है इसको जज कर सकते हैं। लेकिन उसकी जो अलग अलग स्कूल में पार्टिसिपेशन होती है कि वो खेलने में भाग ले रहा है या नहीं, इनको नहीं हम जज कर सकते। मीन्स ओवरऑल जो एक्टिविटी होती है क्लास में बच्चे की, ठीक है, जो उसका बिहेवियर होता है उसको नहीं जज कर सकते। तो हॉलिस्टिक असेसमेंट उसको रेफर करता है जिसमें बच्चे की हर पहलू को जज किया जाता है। मीन्स उसके एवरी स्किल को जज किया जाएगा, लेकिन पेपर पेंसिल में तो सिर्फ राइटिंग को जज किया जाएगा। इसमें हमारे पास लिसनिंग को इग्नोर हो गया है ना, स्पीकिंग इग्नोर हो गया, ठीक है। तो चलो थोड़ा बहुत अगर वो पेपर पेंसिल टेस्ट देगा तो उसमें रीडिंग वगैरह तो करेगा, तो रीडिंग को जज किया जा सकता है। लेकिन ये दोनों स्किल कहाँ पे गई, उसका जो शारीरिक विकास हो रहा है ना, फिजिकल डेवलपमेंट है, तो उसको असेस नहीं किया जा रहा यहाँ पे। उसका जो मीन्स सोशो इमोशनल डेवलपमेंट है जो उसको नहीं असेस किया जा रहा, ठीक है। तो पेपर पेंसिल में चलो हम ये मान सकते हैं कि उसका मेंटल लेवल है उसको असेस किया जा रहा है, लेकिन शारीरिक और सोशो इमोशनल वैल्यू ये कहाँ पर गई। तो इसमें हम फर्स्ट नहीं ले सकते, ठीक है। चाहे यह पॉजिटिव ऑप्शन है, प्रमोट इसमें वर्ड आ गया है, हॉलिस्टिक वर्ड आ गया है, पॉजिटिव ऑप्शन है, लेकिन ओनली पेपर पेंसिल में ये हॉलिस्टिक असेसमेंट नहीं आती, ठीक है। तो फर्स्ट इग्नोर कर दो। तो सेकंड में कहा है लिमिट असेसमेंट, तो यह एक लिमिट सा असेसमेंट होता है, मीन्स एक लिमिटेड होता है ना। तो ये चीज़ हो सकती है कि इसमें कुछ ही चीज़ें जो क्या है आकलन हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया राइटिंग हो सकता है, रीडिंग हो सकता है, मेंटल डेवलपमेंट हो सकता है ना। तो ये एक एरिया है, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इतना ही दायरा वो क्या कर सकता है इसका, मीन्स इसको असेस कर सकता है, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट को, रीडिंग को, राइटिंग को। लेकिन लिसनिंग, स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें इस एरिया में नहीं आ रही, इट मीन्स ये लिमिटेड हो गया। तो इसलिए यह ऑप्शन हो सकता है। आगे कॉम्प्रिहेंसिवनेस, तो हॉलिस्टिक अगर आपने निकाल दिया है, ठीक है, तो मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिवनेस भी बताया है अभी कि जिसमें हर चीज़ को चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, और कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगा तो कंटिन्यू भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये दोनों निकल जाएंगे, प्रमोट हॉलिस्टिक अप्रोच भी निकल जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें कह रहे हैं, देखो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे की बात कही गई है कि एक मिडिल स्कूल में हियर इम्पेयर्ड बच्चा है जिसको कम सुनाई देता है, ठीक है। तो टीचर उसके लिए क्या करेगा, टीचर के लिए क्या महत्वपूर्ण है कि आस्क द स्कूल काउंसलर। देखो किसी दूसरे से तो बात करनी ही नहीं है हमने, ठीक है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए कि प्रिंसिपल से बात करेंगे, उसके माता पिता से बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि पढ़ाना टीचर ने है, कैसे टीच करना है वो टीचर देखे। वहाँ पे अगर प्रिंसिपल से मीन्स या काउंसलर से हम बात करेंगे तो, या पेरेंट्स से बात करेंगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्होंने हैंडल करनी है ये चीज़, क्योंकि क्लासरूम में अगर बच्चा पढ़ने आ रहा है तो आपने हैंडल करना है, ठीक है। तो फर्स्ट नहीं लेंगे। सेकंड में कहा है मेक द चाइल्ड सिट एट ए प्लेस फ्रॉम वेयर शी कैन सी द टीचर लिप्स एंड फेशियल जो एक्सप्रेशन होते हैं, मीन्स अच्छे तरीके से वो देख सके। देखो कहा है कि चाइल्ड को, बच्चे को उस स्थान पर बिठाएं जहाँ पे वह टीचर को प्रॉपर तरीके से देख सकता है, टीचर की जो लिप्स की मूवमेंट होती हैं उसको देख सकता है, जो उसके फेस के एक्सप्रेशन होते हैं टीचर के उसको देख सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम ले सकते हैं, ठीक है। तो टीचर इस तरीके से बच्चे को उस जगह पे बिठा सकता है कि जहाँ पे वह टीचर उसको सुनाई कम दे रहा है लेकिन
क्या है, मीन्स उसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिप्स वगैरह देख करके, इशारे वगैरह देख करके, ठीक है, तो एक्सप्रेशन वगैरह देख करके बच्चा गैस कर ले, ठीक है। तो सेकंड हो सकता है। थर्ड में कहा है की पॉइंटिंग टू व्हाट द चाइल्ड कैन नॉट डू ओवर एंड ओवर अगेन। देखो कह रहे हैं कि क्या करना कि उनके प्रति संकेत करें कि जिससे बच्चा देखो ये तो बार बार नहीं कर पा रहा है, इसमें वर्ड ही इस तरीके से रिलेट ही नहीं कर रहा है 23 से, कि क्या किया जाए कि हम इस तरीके के प्रति संकेत करें कि बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा है ना, तो इस तरीके से संकेत तो हम कर कि वो बच्चा कुछ ना कुछ कर ही नहीं रहा है, इस तरीके से संकेत तो हमको करने ही नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इसमें तो उसमें नेगेटिविटी आ रही है, बच्चे को ये लगेगा कि वो नहीं सीख पाएगा जो टीचर सिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम इस तरीके से बच्चे को ये रियलाइज़ करवा देंगे कि आप बार बार करके भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो अगर ये रियलाइज़ करवा दिया तो ये चीज़ गलत हो गई। आगे कहा है रेडिक्यूल द चाइल्ड एंड मेक हर सिट सेपरेटली सो दैट शी ज्वाइन एन इंस्टीट्यूशंस फॉर हियरिंग इम्पेयर। देखो बच्चे को, देखो यहाँ पे डांट फटकार आ गया ना वर्ड, तो ये तो यहीं पे निकाल दो, पुनिश करना, डांट फटकार करना, कंट्रोल करना वहाँ पे, ठीक है, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा कड़ा डिसिप्लिन यूज़ करना, तो ये चीज़ें निकाल दिया करो। इसमें हमारे पास फिर राइट आंसर रह जाएगा कौन सा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है, कि उसको उस जगह पे ही बिठाया जाए जहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से टीचर को देख सकता है, टीचर के द्वारा जो लिप्स की मूवमेंट होती है उसको देख सकता है, फेस के जो एक्सप्रेशन होते हैं उसको देख सकता है। आगे हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहे हैं कि अ टीचर कैन इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड टू द नीड ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वाई। तो कह रहे हैं जो कि एक डिसएडवांटेज सेक्शन के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वंचित वर्ग के जो बच्चे होते हैं, तो उनकी जो नीड्स होती हैं, ठीक है, तो उनको नीड्स को मीन्स एक शिक्षक पूरा करने के लिए क्या कौन सा तरीका अपना सकता है या क्या कर सकता है, ठीक है। तो जो कि डिसएडवांटेज बच्चे होते हैं तो उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए टीचर क्या करेगा, तो कहा है अडेप्टिंग हर पैडागोजी टू द नीड्स ऑफ एवरी चाइल्ड इन द क्लासरूम, कि जो क्लासरूम है तो क्लासरूम के हर बच्चे की जो नीड है ना, तो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही जो उनकी पैडागोजी है, मीन्स जो शिक्षण कौशल है उसको क्या करेगा, टीचर अडॉप्ट करेगा। देखो एक क्वेश्चन ऐसा लास्ट टाइम भी आया था जब हमने जो सीटेट पेपर है वो जो कि शायद वो 2014 का था, है ना, तो सितंबर 2014 था, बट मेरे को प्रॉपर्ली याद नहीं है। तो उसमें भी हमने इस तरीके का क्वेश्चन किया था डिसएडवांटेज सेक्शन वाला, मीन्स जो बच्चे किसी न किसी रूप से वंचित रह गए हैं, किसी न किसी मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सुविधा से वो वंचित रह गए हैं, उनको मीन्स कोई ना कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ठीक है, तो उनके प्रति किस तरीके का व्यवहार करना पड़ेगा। तो उसमें भी जो हमारे पास देखो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन यूज़ हो रहा है, तो उसमें भी हमारे पास एक इसी तरीके का ऑप्शन था कि बच्चों को ही क्या किया जाए, मीन्स बच्चों को ही क्या किया जाए कि देखो एक तरीके का क्वेश्चन ऐसा आया था कि शायद कि जो स्कूल है वो बच्चों पर दबाव कम, स्ट्रेस वगैरह, डिसिप्लिन वगैरह, नियंत्रण वगैरह कम लगा रहा है, तो ये उसका मेन कारण क्या है, ताकि वह बच्चों को इसके प्रति संवेदनशील करे। तो हमने उस तरीके का ऑप्शन किया था कि बच्चों को ही अवेयर किया जाए कि भाई ये तो पहले से ही डिसएडवांटेज हुए पड़े हैं, है ना, तो हम अगर और कंट्रोल करेंगे तो ये और क्या हो जाएंगे, सुविधाओं से पिछड़ जाएंगे, उन्हें जो मीन्स स्पेशल जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि बच्चों को ही क्या करना पड़ेगा, मीन्स बच्चों को ही उनके प्रति हम ये कह सकते हैं कि संवेदनशील बनाना पड़ेगा या अवेयर करना पड़ेगा, ठीक है, कि वह इस तरीके के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनके प्रति सहानुभूति का मीन्स संफैती का क्या करे, प्रयोग करे या संफैती पूर्ण क्या करे, व्यवहार करे, ठीक है, बिहेवियर उनके साथ करे, काइंडनेस वाला बिहेवियर करे, तो उनकी ज़रूरतों को वो बच्चे समझें, जिस तरीके की ज़रूरत होती हैं, ठीक है, जैसे कि किसी बच्चे के पास 2 पेंसिल है और किसी बच्चे के पास एक भी नहीं है ना, तो वो बच्चा अपनी एक पेंसिल उसको कार्य करने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का ऑप्शन हम चूज़ कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में। तो डिसएडवांटेज
से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए जिसमें डिसएडवांटेज बच्चों की बात की गई हो, तो उसमें इस तरीके का ऑप्शन फाइंड करना जिसमें क्लास में दूसरे बच्चों को क्या किया जा रहा है, मीन्स अवेयर किया जा रहा है कि जो ऐसे बच्चे हैं जो कि स्पेशल सुविधाओं से वंचित रह गए हैं, ठीक है, तो उनके साथ अच्छे तरीके का व्यवहार किया जा सके, ठीक है। तो इसमें हमारे पास देखो अडेप्टिंग वाला ये हम फिर नहीं लेंगे। इसमें हमारे पास इग्नोरिंग वर्ड आ गया है, ये सेकंड बिल्कुल भी नहीं ले सकते हम। और थर्ड में देखो सेपरेटली वर्ड आ गया है कि उनको अलग कर देना है ना, तो उनको मीन्स कहा है कि क्लासरूम से क्या किया जाए, अलग किया जाए, ताकि वे जो दूसरे बच्चे हैं, ठीक है, उनके साथ मीन्स क्या है, मिक्स ही ना हो सकें, ठीक है। तो ये भी हम नहीं ले सकते। देखो क्वेश्चन में दो ऑप्शन तो ऐसे ही होंगे जो आप निकाल ही दोगे, लेकिन इसमें और इसमें हमारे पास कन्फ्यूज़न खड़ी हो जाती, क्योंकि ये भी ऑप्शन एक पॉजिटिव है कि टीचर क्या करे, उनकी आवश्यकता के अनुसार ही अपनी जो टीचिंग लर्निंग स्किल है, जो पढ़ाने का कौशल है, ठीक है, उसको उनकी आवश्यकताओं के अनुसार मीन्स अपनाए, तो ये चीज़ हो सकती है। लेकिन क्या वो पढ़ाने के कौशल जो अपना रहा है, ठीक है, तो क्या उसकी जो आवश्यकताएं हैं, तो यहाँ तो सिर्फ उसकी जो लर्निंग से रिलेटेड या पढ़ने से रिलेटेड जो आवश्यकता है वो पूरी हो सकती है, ठीक है। लेकिन वंचित वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ने से संबंधी ही उनको या पढ़ने की ही आवश्यकता है या सीखने की ही आवश्यकता है। वो बहुत सारी चीज़ें जो कि पढ़ने में सहायक होती है, जैसे कि टीचिंग जो मटेरियल होता है, स्टडी मटेरियल होता है, तो उनके पास वो भी नहीं होता है ना। उनके पास हम ये कह सकते हैं कि जैसे उनकी ड्रेस होती है, स्कूल की शूज़ वगैरह होते हैं, तो वो भी नहीं हो सकते। तो किसी भी तरीके से वो वंचित हो सकते हैं, है ना। तो इसमें सिर्फ हम एक तरीका मान करके कि वो शिक्षा से रिलेटेड वंचित है तो उसी तरीके से अपना शिक्षण करे, है ना, तो फिर तो हम चलो ले लेते। लेकिन जस्ट सिर्फ वंचित वर्ग का कहा है इन्होंने, तो वंचित वर्ग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ना केवल शिक्षा नहीं आएगी इसमें, ठीक है, कि सिर्फ हम शिक्षा मानेंगे, शिक्षा के साथ साथ और चीज़ें भी आ जाती हैं जो उसकी लाइफ के साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम फर्स्ट नहीं ले सकते। तो आगे सो इसका राइट आंसर फोर्थ आएगा। आगे हमारे पास 25 है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड है कि चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी तो एक्टिव तो हो ही नहीं सकते, है ना। तो अगर देखो इसमें कहा है कि एक्टिव ज़्यादा है और जो आईक्यू लेवल है वो कम है, तो ये तो होते नहीं कि अगर एक्टिव ज़्यादा है तो आईक्यू लेवल कम हो, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन काट दो। अब वेरी वाइज एंड मैच्योर, तो देखो कहा है कि वह बहुत ही वाइज होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और मैच्योर होते हैं, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। देखो मैच्योर चलो हम कह सकते हैं कि मैच्योर होते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट नहीं होते वो ज़्यादा, क्योंकि उनको सीखने में ही कठिनाई आ रही है। तो जो अच्छे से सीख सकता है वो इंटेलिजेंट हम कह सकते हैं। आगे थर्ड में कैन नॉट वर्ड आ गया कि वह कुछ भी नहीं सीख सकते, तो ये भी नहीं हम कह सकते कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड बच्चे हैं वो कुछ भी नहीं सीख सकते। जैसे कि अगर आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखी है ना, तो उसमें जो बच्चा है उसमें उसको लर्निंग डिसेबिलिटी तो होती है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी मीन्स उसकी राइटिंग अच्छी नहीं होती, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन उसको पेंटिंग करने में इंटरेस्टिंग होता है ना, तो वो पेंटिंग करना तो सीख ही जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी नहीं सीख सकते, ठीक है। तो हम ये भी ऑप्शन नहीं लेंगे। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड निकल गया, फोर्थ इसको सही कर दो, क्योंकि फोर्थ में कहा है कि लर्निंग के जो कुछ एस्पेक्ट होते हैं, है ना, तो उनको करने में उनको कठिनाई होती है। इट मीन्स ये नहीं है कि वो कर ही नहीं सकते, उनको करने में वो थोड़ा बहुत संघर्ष करते हैं। जैसे कि लिखने में कठिनाई है लेकिन लिख तो लेते हैं। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि जो स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि मैं डिस्ग्राफिया की बात कर लूँ, तो डिस्ग्राफिया एक ऐसा लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें वो जो स्ट्रक्चर होती है लिखने की वो मिरर शेप हो जाती है। जैसे कि वो बी को इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है, डी कर देंगे, या हम ये कह सकते हैं कि टैन को वो नेट लिख देंगे, है ना, इस तरीके से भी वो कर सकते हैं। तो इट मीन्स लिख तो रहे हैं वो कुछ ना कुछ, चाहे उन्होंने शेप जो उसकी चेंज कर दी है, बट लिख तो रहे हैं, लिखने की कोशिश तो कर रहे हैं। इट मीन्स इसका राइट आंसर हमारे पास फोर्थ ही आएगा। इजी क्वेश्चन था। आगे हमारे पास क्वेश्चन है 26। तो इसमें क्या कह रहे हैं, टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रन थिंक क्रिएटिवली बाय। तो कह रहे हैं कि जो टीचर है वह जो भी स्टूडेंट है, चिल्ड्रन है, तो उनको क्रिएटिविटी जो थिंकिंग है ना, क्रिएटिविटी संबंधित विचार हैं, तो उसके लिए क्या कर सकता है, इनकरेज कर सकता है। कैसे?
तो उन्हें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड करके, देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक लिमिटेड सा आंसर होता है, तो इसमें बच्चे अपनी क्रिएटिविटी नहीं शो कर सकते, यह नहीं आएगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सिर्फ हमारे सामने ऑप्शन होते हैं, तो उन ऑप्शन में हम कुछ नया ऐड नहीं करते। लेकिन क्रिएटिविटी का मतलब होता है कुछ नया ऐड करना, ठीक है, कुछ मॉडिफाई करना, ठीक है। तो फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड कह रहे हैं आस्किंग देम टू थिंक ऑफ डिफरेंट वेज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। देखो ये हो सकता है कि उन्हें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहा जाए कि आप अलग अलग तरीके मीन्स उसके सोचिए। तो मैंने आपको बताया था क्रिएटिविटी, पहली बात ये याद रखोगे, यह डाइवर्जेंट थिंकिंग को रेफ़र करता है, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। और डाइवर्जेंट थिंकिंग किसने दी थी? ये जेपी गिलफोर्ड थे, ठीक है। और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी होती है मीन्स किसी एक प्रॉब्लम को कई सल्यूशन से हल करना, ठीक है, किसी एक प्रॉब्लम को कई सल्यूशन से हल करना, ये क्या हो सकती है? क्रिएटिविटी हो सकती है। तो इसमें वही बात आ रही है कि किसी एक प्रॉब्लम को जो कि अलग अलग तरीके से मीन्स उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये टीचर कह रहा है बच्चों को, तो इसमें क्रिएटिविटी झलक सकती है बच्चों की, अगर वो अलग अलग सल्यूशन फाइंड करेंगे किसी एक प्रॉब्लम के, है ना। तो सेकंड होगा। थर्ड देख लेते हैं, इसमें कह रहे हैं आस्किंग देम टू मेमोराइज, जस्ट इसमें मेमोराइज की बात आ गई कि वही याद किया जाए आंसर को, है ना, तो ये भी नहीं होगा। याद करने में क्या कौन सी क्रिएटिविटी। आगे फोर्थ की बात करें, याद करने में तो मेमोराइजेशन हो सकती है कि मेमोराइजेशन जो पावर है इसको हम इनकरेज कर सकते हैं। फोर्थ में कहा जाए आस्किंग देम रिकॉल, तो इसमें भी रिकॉल की बात आ गई, दोबारा से जो भी याद करना, ठीक है। तो क्वेश्चन के देखो क्वेश्चन पूछ करके कह रहे हैं कि याद दोबारा से याद करना, तो याद करना ये भी नहीं आएगा क्योंकि हमने थर्ड भी याद करना छोड़ दिया है ना। तो इसमें हमारे पास राइट आंसर आएगा सेकंड। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव नीड्स टू बी फॉलोड टू डील विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। देखो स्पेशल नीड्स की बात आ गई, तो इसमें कह रहे हैं कि जो कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उसके व्यवहार जो कि करने के लिए, है ना, तो कुछ फॉलोइंग जो हमारे सामने एटीट्यूड दिए गए हैं, पर्सपेक्टिव दिए गए हैं, ठीक है, तो उनमें से हमको कौन सा पर्सपेक्टिव अपनाना पड़ेगा, ठीक है, तो किसका अनुसरण करना पड़ेगा। फर्स्ट में कहा है दे हैव ए राइट टू इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्टडी इन रेगुलर स्कूल। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो स्पेशल नीड्स मीन जिनको विशेष आवश्यकताएं होती हैं बच्चों की, ठीक है, तो उनको अधिकार है किसका? इंक्लूसिव एजुकेशन का, मीन्स समावेशी शिक्षा का, और उनको मीन्स वो स्टडी में रेगुलर हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी स्कूल में रेगुलर स्टडी वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है। सेकंड की बात कर लें, दे डू नॉट नीड एनी एजुकेशन, तो उन्हें एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। देखो नो, ये तो हम ले ही नहीं सकते कि जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं कि उन्हें एजुकेशन की ही ज़रूरत ना हो, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं लेना इस तरीके का ऑप्शन। आगे हमारे पास जो थर्ड है, इसमें कह रहे हैं दे शुड बी सेग्रीगेटेड एंड पुट इन सेपरेट। देखो इसमें अब अलग कर दिया है, सेपरेट एजुकेशन, है ना, कि उन्हें अलग करके क्या किया जाए कि किसी शिक्षा के लिए, है ना, तो उसको अलग किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या कर दिया जाए, भेज दिया जाए। तो यह हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे कि अगर बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उनको अलग कर दो, है ना, तो ये नहीं होगा। फोर्थ है दे शुड बी गिवन ओनली। देखो ओनली वाला तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो ये एक ट्रिकी मान के चलिए कि ओनली वाला आप छोड़ा करें, है ना। लेकिन एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में ऐसा आया था जिसमें हमने ओनली वाला छोड़ा नहीं था, लेकिन वो मैंने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था कि क्यों हमने ओनली वाला नहीं छोड़ा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ओनली वाला ऑप्शन आप इग्नोर किया करो। तो वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह हमने कुछ भी यूज़ नहीं करना है, किसके लिए? स्पेशल नीड्स के लिए। तो समावेशी शिक्षा से रिलेटेड अगर ऑप्शन आए या क्वेश्चन आए तो उसमें हमने प्रेफर करना है कि सभी बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ सकते हैं, चाहे वो क्या है, जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो औसत, जिनका आईक्यू लेवल औसत होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है, तो वो चाहे नॉर्मल से ऊपर हों चाहे नॉर्मल से नीचे हों, ठीक है, चाहे नॉर्मल से ऊपर हों चाहे नॉर्मल से नीचे हों, तो वो सभी मिलकर के एक एजुकेशन में पढ़ सकते हैं, उसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें क्या कह रहे हैं 28 में, देखो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की बात कही गई है। तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में मेन
मुख्य जो कि एजुकेशनल सिस्टम है उसका मेन जो मुख्य अंग होता है वो कौन होता है, बच्चा ही होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, कहाँ है, यूज़ ऑफ मेथड इन विच टीचर इज़ मेन एक्टर। देखो टीचर की ही बात कर दी, मेन एक्टर है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, टीचर कोई मेन एक्टर नहीं होता। किसमें, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में। टीचर सेंटर्ड अप्रोच में टीचर की मेन भूमिका होती है, मेन रोल होता है। ठीक है, लेकिन लर्नर सेंटर्ड में आप नहीं लोगे। सेकंड में कहा है मेथड वेयर लर्नर्स ऑन इनिशिएटिव एंड एफर्ट आर इन्वॉल्व इन लर्निंग। तो देखो सेकंड में कहा है कि इस तरीके के मेथड अपनाए जाएं कि जो लर्निंग है, ठीक है, तो उसमें जो बच्चे होते हैं, जो लर्नर होते हैं, ठीक है, वो अपनी ही पहल कर सकें। देखो इसमें मीन्स खुद कर सकें और किसी कार्य को करने में एफर्ट करें, वो प्रयास करें, है ना। तो इसमें बच्चे खुद एक्टिव हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो मीन्स जिसमें बच्चे एक्टिव होते हैं वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है। ठीक है, दैट टीचर ड्रा कंक्लूजन फॉर द लर्नर। तो इसमें कहा है कि जस्ट टीचर ही क्या करता है, निष्कर्ष निकालता है बच्चों के लिए, तो ये भी बात नहीं है। टीचर ने कुछ नहीं करना है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ने, जस्ट टीचर ने डायरेक्ट करना है बच्चों को एज ए फैसिलिटेटर। ठीक है, फोर्थ में कहा है ट्रेडिशनल एक्सपोजिटरी मेथड। तो देखो जो ट्रेडिशनल मेथड है ना, तो कह रहे हैं उस तरीके के मेथड यूज़ किए जाएं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें व्याख्यात्मक आ गया, मीन्स एक लेक्चर्स वर्ड आ गया है ना, लेक्चर तो हमने देने ही नहीं है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में। तो ये ये जो हमारे पास तीसरा, चौथा और 1 ऑप्शन है, ये निकल जाएंगे। राइट आंसर हमारे पास आएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए सेंट्रल ऑफ लर्निंग। तो देखो सेंट्रल ऑफ लर्निंग की बात कही गई है, तो इसमें ये क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में देंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो कि सीखने के लिए है ना, कौन सा मेन हो सकता है, इमिटेशन, मीनिंग मेकिंग, कंडीशनिंग या रॉट लर्निंग। ठीक है, तो देखो रॉट तो निकाल दो आप, ठीक है, तो रॉट तो निकाल दो, तो फिर कौन सा होगा। तो मैंने एक ऑप्शन निकाल दिया, ठीक है, तो एक ऑप्शन चलो मैं और निकाल देता हूँ, सेकंड ऑप्शन भी निकाल दो, तो अब आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन रह गए। ठीक है, तो इनमें से कौन सा बेस्ट लग रहा है आपको। ठीक है, तो जो कि लर्निंग के लिए मेन होता है ना, तो उसका आंसर आप खुद प्रोवाइड करोगे 29 का। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें कह रहे हैं इन ए कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम। तो देखो कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम की बात की गई है, और जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो पियाजे और विगोस्की दोनों थे। लेकिन जब मैंने आपको पियाजे की वीडियो प्रोवाइड की थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, एक नई वीडियो प्रोवाइड की है पियाजे की, जिसमें पूरी डिटेल है पियाजे की, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, मीन्स उस वीडियो के। तो जो भी मीन्स उस वीडियो को जिसने भी नहीं देखा है, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें पियाजे की, तो उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो पियाजे और विगोस्की की बात मैं कर रहा था, तो ये दोनों ही कंस्ट्रक्टिविज्म है। ठीक है, तो इन्होंने कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को बढ़ावा दिया, निर्मितवादी या संरचनावादी अप्रोच को बढ़ावा दिया। ठीक है, पियाजे को बोलते हैं कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, ये चीज़ याद रखोगे आप, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, और विगोस्की को बोलते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो पियाजे कॉग्निटिव से रिलेटेड, क्योंकि इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। विगोस्की ने सोसाइटी को, सोशल इंस्ट्रक्शन को पर ज़्यादा जोर दिया था, तो इनको बोलते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। लेकिन कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कंस्ट्रक्टिविज्म कौन थे, ओनली कंस्ट्रक्टिविज्म। देखो अब यहाँ पे तो हमारे पास दोनों आ गए। कई बार अगर कंस्ट्रक्टिविज्म पूछ लिया जाए, तो उसमें हमारे पास पियाजे और विगोस्की दोनों आ जाए ऑप्शन में, है ना, कि इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्टिविज्म है, या कंस्ट्रक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया। ठीक है, तो पियाजे और विगोस्की आपको ऑप्शन में मिल जाए, तो फिर कन्फ्यूज़न खड़ी हो जाएगी कि कौन सा लगाएं। तो इसके लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप विगोस्की को चूज़ करके आएँ, ये कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, पियाजे ना चूज़ करके आएँ, हाँ पियाजे चूज़ कर दोगे तो
ये हो सकता है कि इसमें ऑब्जेक्शन वगैरह लग सकते हैं, लेकिन अगर विगोस्की आप चूज़ करके आओगे तो ये बिल्कुल ही सही होगा और आंसर की के अकॉर्डिंग भी यही होगा, ठीक है। तो आप विगोस्की चूज़ करके आ सकते हो। चलो, तो ये तो कंस्ट्रक्टिविज़म की कुछ आउटर सी डिटेल थी। इसमें अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है कि जो कि पियाजे और विगोस्की के अकॉर्डिंग है ना, जो एक संरचनात्मक क्लासरूम है तो उसमें जो लर्निंग है वो किस तरीके की होती है। तो कह रहे हैं इज़ ऑफरिंग ए देखो रेनफोर्समेंट तो पहले भी आपको बताया है, B.F. स्किनर ने अपनी थ्योरी में यूज़ किया था, ठीक है। B.F. स्किनर ने अपनी थ्योरी में यूज़ किया था, लेकिन रेनफोर्समेंट की जो खुद की थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट या रेनफोर्समेंट थ्योरी, ये मैंने पीछे भी आपको बताया ये किसने दी थी, हल ने, ठीक है। तो जो क्लार्क हल थे उन्होंने दी थी। तो ये तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव विजिट मैंने एक इंग्लिश की फ़ाइल तैयार की है, तो जिसका मैंने रिव्यू दिया था इस चैनल पे। तो उस इंग्लिश की फ़ाइल में मैंने ये टॉपिक अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। तो उस इंग्लिश की फ़ाइल का रिव्यू यदि आप देखना चाहते हो, क्योंकि उस फाइल को आपको बाय करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसका लिंक भी आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसमें मैंने कंस्ट्रक्टिविज़म के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से डिटेल से उसमें क्या किया है, मेंशन किया है। तो उसको भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको फाइल को ख़रीदना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था अगर कंस्ट्रक्टिविज़म से क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके का ऑप्शन फाइंड करना है जिसमें बच्चे क्या हैं, एक्टिव हैं और अपनी नॉलेज को खुद वो क्या कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो कह रहे हैं, अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो यही चीज़ हमारे पास सामने आ रही है कि सेकंड में कह रहे हैं इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट, कि स्टूडेंट के द्वारा ही कंस्ट्रक्टेड की जाती है, देम सेल्फ हु प्ले एन एक्टिव रोल, तो बच्चे खुद एक्टिव होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास राइट आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन। और थर्ड की बात करूं तो देखो यहाँ पे पैसिव आ गया कि स्टूडेंट आर पैसिव, तो इसको भी इग्नोर कर दो, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन की बात करूँ तो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स से रिलेटेड आ गया, जो कि कौन थे, पैब्लो और स्किनर थे, इनसे रिलेटेड। तो पैब्लो और स्किनर तो मैंने रेनफोर्समेंट में ही इग्नोर कर दिया था। तो ऑप्शंस को मीन्स रिलेट किया करें उन सब चीज़ों से कि ये इनसे रिलेट करती हैं या नहीं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो फिर ही आप राइट आंसर दे सकते हो। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपको सच में बताऊं कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए, लेकिन हमें उम्मीद रहती है कि आप इसको लाइक करेंगे। लेकिन व्यूज़ तो ज़्यादा आ जाते हैं, व्यूज़ तो काफ़ी आ जाते हैं, लेकिन लाइक बहुत कम होते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें कुछ नहीं मिलता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates.